पिछली क्लास तक में कुछ पूछना है? रे ऑप्टिक्स अच्छी तरह से पढ़ लिया? सर वो मेसोन पार्टिकल क्या होता है? सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, जैसे कि आपके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, क्वार्क्स हैं, उसी तरीके से पाई मीजोन भी एक पार्टिकल होता है। आपको एक होमवर्क दिया गया था कि इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का पार्टिकल बताना। किसी ने देखने की कोशिश की? नहीं देखा। चलो अभी भी आज से ये चैप्टर स्टार्ट कर लेना। अभी तक तो बेसिक ही पढ़ा था, अब मेन अब स्टार्ट होगा। ये हमें पता लग गया था कि न्यूक्लियस के अंदर दो फोर्सेस हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और न्यूक्लियर फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स न्यूक्लियस को अनस्टेबल करने की कोशिश कर रही है और न्यूक्लियर फोर्स न्यूक्लियस को स्टेबल करने की कोशिश कर रही है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में तो हम कब से पढ़ते आ रहे हैं कि पॉजिटिव पॉजिटिव में रिपल्सिव होगी और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स प्रोटॉन्स को रिपेल करते हैं, इस कारण से है और हमें उसके बारे में बेसिक सब पता है। न्यूक्लियर फोर्स कहां से आई, क्यों आई ये फोर्स, ये सारा आज हमारे को पढ़ना है। मुझे एक बात बताओ, ये मेरे पास कुछ परफेक्ट ब्रिक्स हैं। हर एक ब्रिक का जो वेट है वो 2.00 kg है। अब अगर मैंने तीनों ब्रिक्स को एक दूसरे के साथ टच करवा दूं और फिर इनके ऊपर एक थ्रेड रैप कर दूं कि ये टाइट हो जाएं और थ्रेड का वेट हो टोटल, जो रस्सी मैंने बांधी है वो है 1.00 kg, तो मुझे बताओ इस पूरे स्ट्रक्चर का वेट या मास कितना होगा? 7 kg। 7 नहीं, 7.00 kg। वो मैंने 00 लिखा था, उसकी कुछ रेलेवेंस थी। किसी को कोई शक है कि 7 से थोड़ा सा कम होगा या थोड़ा सा ज्यादा होगा? 7 ही होगा। एग्जैक्टली 7 ही होगा। इसमें कुछ भी जरा सा भी ज्यादा, कुछ भी कम नहीं हो सकता। इन शॉर्ट हम ये कह रहे हैं कि ये जो स्ट्रक्चर है ये 4 आइटम्स से मिलकर बना है। 1 ब्रिक, 1 ब्रिक, 1 ब्रिक एंड 1 रोप। अगर मैं तुम्हें कहूं कि इसका टोटल मास बताओ या टोटल वेट बताओ, तो आप क्या करोगे? आप इसका 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 इन सब का इंडिविजुअल वेट लोगे, उसको ऐड करोगे और मुझे रिजल्ट बता दोगे। किसी को इसमें कोई शक तो नहीं है? नो सर। ठीक है। कभी भी ऐसा अगर आप ये 1000 टाइम्स करो या मिलियन टाइम्स इस एक्सपेरिमेंट को रिपीट करो तो इसका वेट 7 का 7 ही आएगा। ये हमारी कॉमन परसेप्शन है, कॉमन लाइफ में ऐसा ही होता है। अब हम चलते हैं, हम बात करते हैं एक एटम की। एटम में भी न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। मैं एक एटम कंसीडर करता हूं XZA, इसमें न्यूक्लियस कंसीडर करता हूं XZA। ये कैपिटल है, ये स्मॉल है। तो बेसिकली आप थोड़ा सोचकर बताओ XZA कैसे बना होगा? न्यूक्लियस और उसके आसपास इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन्स? कितने इलेक्ट्रॉन्स? जितने प्रोटॉन्स हैं, Z इलेक्ट्रॉन्स। ये इक्वेशन समझ में आ गई आपको जो मैंने लिखी है? यस यस सर। सर। ठीक है। स्मॉल जब मैं ले रहा हूं तो वो न्यूक्लियस को इंडिकेट कर रहा है, कैपिटल जब मैं ले रहा हूं तो पूरे के पूरे एटम को इंडिकेट कर रहा है। अब इन द न्यूक्लियस XZA, आप मुझे बताओ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना? थोड़ा तेजी से बोलो। Z। Z। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना है? A+Z।
थोड़ा तो जल्दी कर गए। Z माइनस एन। ए माइनस जेड मास नंबर दोनों का सम है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के नंबर का, ए माइनस जेड। ठीक है, लेट एम पी बी मास ऑफ वन प्रोटॉन, एम एन मास ऑफ वन न्यूट्रॉन, जरूरत पड़ने पर एम ई मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, एम कैपिटल एक्स जेड ए मास ऑफ द एटम। सिमिलरली एक काम और कर लो, चाहे तो आप इसको भी कैपिटल कर सकते हो, आपकी मर्जी है, जो मर्जी साइन यूज कर सकते हो। फिर एम स्मॉल एक्स जेड ए किसका मास हुआ ये? मास ऑफ द न्यूक्लियस। ये मैंने साइंस बना लिए जो आगे हम यूज करने जा रहे हैं, एक बार फिर से देख लो। एम पी मास ऑफ वन प्रोटॉन, एम एन मास ऑफ वन न्यूट्रॉन, एम ई मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अगर कैपिटल एक्स अंदर लिखकर बाहर एम कैपिटल स्मॉल कोई भी लिखा है तो एटम का पूरे का मास है, और अगर अंदर स्मॉल लिखा है तो वो न्यूक्लियस का मास है। अब ऑब्वियसली मास ऑफ दिस, कौन है ये? कौन है ये? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस। किसके इक्वल होना चाहिए? न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स कितने हैं? Z। सर ए प्रोटॉन्स जेड प्रोटॉन्स जेड 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 और एक प्रोटॉन का मास है एमपी। प्लस न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन्स कितने हैं? ए माइनस जेड। ए माइनस जेड, और एक न्यूट्रॉन का मास है एम एन। इज दिस इक्वेशन करेक्ट और नॉट? यस सर। यस सर। कॉमन सेंस कहती है कि ऐसा ही होना चाहिए। न्यूक्लियस बना हुआ है जेड प्रोटॉन से, तो एक एक प्रोटॉन के मास को जेड से मल्टीप्लाई कर दो। न्यूट्रॉन बना हुआ है, न्यूक्लियस बना हुआ है ए माइनस जेड न्यूट्रॉन से, तो एक न्यूट्रॉन के मास को इससे मल्टीप्लाई कर दो, और इन सबको ऐड कर दो, तो क्या आ जाना चाहिए? मास ऑफ द न्यूक्लियस। बट ऐसा नहीं होता। इट इज फाउंड दैट जब ये पार्टिकल्स मिलते हैं और न्यूक्लियस बनता है, तो मास ऑफ न्यूक्लियस इज लेस देन दिस एक्सपेक्टेड वैल्यू जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड इंटू एम एन। इसका मतलब है न्यूक्लियस के बनने के प्रोसेस में कुछ मास नया क्रिएट हो जाता है या गायब हो जाता है? एनर्जी में बन जाता नहीं, मेरा क्वेश्चन है नया क्रिएट हो जाता है या गायब हो जाता है? है, गायब हो जाता है। गायब हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है। उस मास को हम कहते हैं मास डिफेक्ट। तो हमारा आज का पहला टॉपिक क्या है? मास डिफेक्ट। सबसे पहले इसमें हम लेजेंड्स लिखेंगे, वही जो मैंने पहले लिखे हुए हैं कि एक्स जेड ए, स्मॉल एक्स जेड ए, एम एक्स जेड ए, कैपिटल एम एक्स जेड ए, एम एन, एम पी, एम ई, ये सब लिख लोगे ना? लेट दिस बी एन एटम, लेट दिस बी द न्यूक्लियस, लेट दिस बी मास ऑफ द न्यूक्लियस एंड सोन। ये 7 लाइनों में, 7 लाइन्स में लिख लोगे? यस सर। यस। अब मुझे बताओ, इन दोनों में से ये है लेफ्ट साइड, ये है राइट साइड, किसका मास ग्रेटर है? राइट साइड का। राइट साइड। राइट राइट साइड पर कौन है? राइट साइड पर है न्यूक्लियस के अंदर मिलने वाले पार्टिकल्स। हम इन पार्टिकल्स को कह देते हैं न्यूक्लियॉन्स। तो दिस इज मास ऑफ, टोटल मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स। और इधर है आपका मास ऑफ द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का मास अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स, अपने न्यूक्लियॉन्स के टोटल मास से थोड़ा सा कम होता है। तो अगर मुझे मास डिफेक्ट निकालना है तो मुझे किस में से किसको फाइंड माइनस करना चाहिए? भाई ग्रेटर में से स्मॉलर को करना चाहिए, किस में से किसको करना चाहिए? पार्टिकल्स में से न्यूक्लियस को माइनस। मास ऑफ पार्टिकल्स, मास ऑफ ऑल द न्यूक्लियॉन्स माइनस मास ऑफ द
न्यूक्लियस। ठीक है, मास डिफेक्ट ऑब्वियसली विल बी रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा एम। मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स है Z, मास ऑफ प्रोटॉन A माइनस Z, मास ऑफ न्यूट्रॉन। अगर मैं इसे ब्रैकेट में कर दूं तो ये बन गया टोटल मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स। इसमें से मैंने मास ऑफ न्यूक्लियस को माइनस किया तो मुझे किसकी वैल्यू मिल गई? मास डिफेक्ट की। एंड मास जो गायब होगा, जैसा तुमने अभी बोला था, वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। ये एनर्जी क्या उम्मीद करते हो, न्यूक्लियस को ज्वाइन करेगी या ब्रेक करेगी? ज्वाइन करेंगे। ये ज्वाइन करेगी। तो हम इस एनर्जी को नाम दे देते हैं बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी इज डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। पढ़ा हुआ है ना 11th में आपने MC स्क्वायर? यस सर। ठीक है, कोई भी अगर एनर्जी कहीं पर एग्जिस्ट करती है तो वो एक फोर्स एक्सर्ट करती है, वो अपने आप को दिखाती है, अपना इफेक्ट दिखाती है इन द टर्म्स ऑफ फोर्स। तो बाइंडिंग एनर्जी मैनिफेस्ट्स इटसेल्फ, ये दरवाजा बंद कर दो पहले मेरे, मैनिफेस्ट इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ विच फोर्स? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। हाँ, न्यूक्लियर फोर्स। तो आपको ओरिजिन ऑफ न्यूक्लियर फोर्स पता लग गया। न्यूक्लियर फोर्स कहां से आई? जब न्यूक्लियॉन्स मिलते हैं, मिलकर न्यूक्लियस बनाते हैं, तो न्यूक्लियस का मास थोड़ा सा कम हो जाता है। दिस डिसअपीयर्ड मास reappears in the form of energy called binding energy. This binding energy shows its presence. It manifests itself in the form of a new force which is called strong nuclear force or simply nuclear force. ठीक है? यस सर। एक बार हमें दोबारा से पढ़ना पड़ेगा मास एनर्जी इक्विवेलेंस, क्योंकि ऑलमोस्ट न्यूमेरिकल इसी पर ही आता है। E इज इक्वल टू MC स्क्वायर। अगर मैं मास को लूं 1 AMU तो एनर्जी कितनी होगी? 1 AMU को केजी में कन्वर्ट करो। 1.66 into 10 to power minus 27 kg। ठीक है, 1.66 और 1.67 इंटू 10 टू पावर माइनस 27 kg मास लिया। C 3 इंटू 10 टू पावर 8 का स्क्वायर। ये एनर्जी किस में आ गई, लीटर्स में या किलोमीटर्स में? जूल्स में। ये एनर्जी जूल्स में आ गई। बट जूल एक बहुत ही बड़ी यूनिट है एनर्जी की, हमें सब एटॉमिक यूनिट चाहिए। वो क्या होती है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाँ जी, क्या बोला वर्ड तुमने? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मैं थोड़ा नीचे लिखता हूं इस चीज को। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है? फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, व्हेन 1 इलेक्ट्रॉन मूव्स थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट इट गेन्स एनर्जी व्हिच इज इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और वो कितनी होगी? 1.6 राइट। पर जब हम इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांजिशन देखते हैं बोहर मॉडल में, ये यूनिट बड़ी सूटेबल रहती है, ना बड़ी होती है ना छोटी होती है, आंसर हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में देते हैं। जब न्यूक्लियस के अंदर एनर्जी की बारे में बात होती है तो ये यूनिट बड़ी छोटी पड़ जाती है। जूल बहुत बड़ी है, हम एक और नई यूनिट बनाते हैं 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट और मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 10⁶ से मल्टीप्लाई कर दो। ये दो बातें आपको याद रहेंगी, 11th में भी थी। अब अगर मुझे जूल को MeV में कन्वर्ट करना है तो इससे डिवाइड कर दूंगा। तो मैं 1 AMU की एनर्जी को फाइंड करने की कोशिश कर रहा हूं। जूल में मेरे पास ऑलरेडी है वो 1.67 इंटू 10 टू पावर माइनस 27, 3 इंटू 10 टू पावर 8 का स्क्वायर। इस जूल को मैंने MeV में कन्वर्ट करना है तो इससे डिवाइड करूंगा। 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 13। अब ये एनर्जी किस में आ जाएगी? MeV में। आपको याद रखना है this energy is 931.5 MeV। आज के बाद जब भी हम न्यूमेरिकल करेंगे, न्यूमेरिकल में सारे मासेस AMU की टर्म्स में होंगे। तो जब हम उन मासेस को प्लस करेंगे माइनस करेंगे, जो रिजल्ट आएगा वो भी AMU में होगा। तो एक रास्ता तो लंबे वाला है कि हम उस AMU को पहले kg में कन्वर्ट करें, फिर उसके बाद
सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर कर जूल में कन्वर्ट करें एनर्जी, फिर इससे डिवाइड कर कर किस में कन्वर्ट करें, एमईवी में। हमें ऐसा कुछ नहीं करना। आज के बाद जितना भी हमारे पास मास होगा वो क्योंकि एएमयू में होगा तो उसको सीधा 931.5 से मल्टीप्लाई करना, एमईवी में एनर्जी आ जाएगी। तो अगर मैं अब आपसे पूछूं दोबारा से, बाइंडिंग एनर्जी थी पिछले पेज पे हमने लिखा था डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर, अब मैं डेल्टा एम इंटू 931.5 एमईवी लिख दूंगा, प्रोवाइडेड डेल्टा एम इज इन एएमयू, और हमेशा ये एएमयू में ही होगा। ये पॉइंट क्लियर हो गया? Yes, sir. ठीक है, यस सर बोलते हो ना, तो उससे मुझे लगता है एक तो आप लोग अटेंटिव हो और दूसरा मेरी आवाज तुम तक पहुंच रही है, कोई बीच में गड़बड़ नहीं हो रही। अब मैं अगर आपसे फिर से कहूं बाइंडिंग एनर्जी, एक बार फार्मूला भी रिवाइज हो जाएगा। जरा याद करना किसका मास पहले लिखना था, न्यूक्लियॉन्स का या न्यूक्लियस का? न्यूक्लियॉन्स का। न्यूक्लियॉन्स का। जेड Z टाइम्स प्रोटॉन्स का मास, ए माइनस जेड टाइम्स न्यूट्रॉन का मास, इसमें से एक्स जेड ए स्मॉल वाला न्यूक्लियस का मास माइनस किया, और इस पूरे रिजल्ट को 931.5 से मल्टीप्लाई किया, तो एमईवी में मेरे पास एनर्जी आ गई। राइट? एक और फॉर्म में भी लिख सकते हैं, अनदर फॉर्म ऑफ दोनों ही चीजें, मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी। फिर से बार बार एक ही फॉर्मूला चल रहा है। डेल्टा एम मेरे पास आया था जेड टाइम्स एम प्रोटॉन प्लस ए माइनस जेड टाइम्स मास ऑफ न्यूट्रॉन्स, मैंने थोड़ा गैप छोड़ा है बीच में, दिख रहा है ना आपको, प्लस मास ऑफ एक्स जेड ए। ठीक है? प्लस या माइनस? किसी ने मुझे करेक्ट नहीं करवाया, माइनस करना था। राइट? अब मैं एक काम करता हूं, इसमें अपने पास से z इलेक्ट्रॉन्स का मास ऐड एंड z इलेक्ट्रॉन्स का मास सब्ट्रैक्ट कर देता हूं। किसी को कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है इस पे? क्यों किया वो 2 मिनट बाद की बात है, ये किया ठीक है, जो मैंने ऐड किया वही मैंने सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। यस सर। z इन दोनों में से कॉमन ले लो, इन दोनों में से माइनस को कॉमन ले लो। आराम से सोचकर मुझे बताओ, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन ये दुनिया में कहां पर इकट्ठे होते हैं? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एटम में। सो इट इज मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। इसको भी कैपिटल लिख देता हूं ताकि आपको ध्यान रहे कि दिस इज मास ऑफ द एटम प्लस ए माइनस जेड इंटू एम एन माइनस, ये न्यूक्लियस का मास है जिस न्यूक्लियस के आसपास जेड इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, और ये उन जेड इलेक्ट्रॉन्स का मास है। तो टोटल किसका मास हो गया? हीलियम का। फिर से बोलो। देखो भाई, ये न्यूक्लियस का मास है और ये उस न्यूक्लियस के आसपास घूमने वाले सारे इलेक्ट्रॉन्स का मास है। तो ये ब्रैकेट्स में किसका मास है? एटम का मास ये है। एटम का मास आ गया, एम कैपिटल एक्स जेड ए। दिस इज अनदर फॉर्म। जरूरी नहीं है कि आप इसको याद करो, पर बाई चांस अगर न्यूमेरिकल में मास ऑफ हाइड्रोजन एटम आ गया तब आपको इस तरीके से कर लेना है। रेयरली होता है बट पता होना चाहिए। अगेन बाइंडिंग एनर्जी का तो सब कुछ सेम ही है। बाइंडिंग एनर्जी क्या करती है? पर नोएदीप तुम बताने की कोशिश करो, बाइंडिंग एनर्जी क्या करती है न्यूक्लियस के अंदर? सर सर सब चीजों को बाइंड करके रखती है। ठीक है, यही इसका आंसर है। सब चीजें कौन सी है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये प्रोटॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन, हाँ आंसर ठीक है। अर्जुन तुम बताओ, ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन वैसे इनकी इनहेरेंट टेंडेंसी क्या है, जुड़ के रहना या एक दूसरे से दूर भागना? सर जुड़ के रहना। आर्यन
तुम्हारा क्या कहना है? प्रोटॉन न्यूट्रॉन का ग्रुप अगर मैं रख दूं तो वो जुड़कर रहना चाहेंगे या भागना चाहेंगे? सर जुड़ के। मनन? सर वो दूर जाते हैं एक दूसरे से। क्यों? चैप्टर की पहली लाइन में बताया था दक्ष। सर कोई इफेक्ट नहीं होता। भाई प्रोटॉन प्रोटॉन को क्या कर रहे होंगे? रिपेल कर रहे होंगे। पहले तो अगर मैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का एक ग्रुप बनाकर आपके सामने रख दूं तो इमीडिएटली वो सब एक दूसरे से दूर भाग जाएंगे, क्योंकि प्रोटॉन प्रोटॉन को पुश करेंगे, ये ग्रुप टूट जाएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स न्यूक्लियस को अनस्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रही है, न्यूक्लियस को हर समय तोड़ने की कोशिश हो रही है, पर जोड़कर कौन रख रहा है? बाइंडिंग एनर्जी। यहां से बाइंडिंग एनर्जी और बाइंडिंग एनर्जी से बनने वाली न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियस के अंदर दो फोर्सेस हैं, प्रोटॉन प्रोटॉन फिलहाल तो चाहते हैं कि हम एक दूसरे को पुश करें, दूर भाग जाएं एक दूसरे से, न्यूक्लियस को तोड़ दें, डिस्टेबलाइज कर दें, अनस्टेबिलिटी आ जाए। ये बाइंडिंग एनर्जी जो मास डिफेक्ट से निकली है, जो किसको पैदा कर रही है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को। वो न्यूक्लियर फोर्स न्यूक्लियस को जोड़ने की कोशिश कर रही है। तो यहां से मुझे ऐसा लगता है जिस मटेरियल में बाइंडिंग एनर्जी जितनी ज्यादा होगी वो उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। इज इट राइट और नॉट? यस सर। ठीक है, अब हम एक Yes, चीज sir. देखते हैं। सर आपने तो बोल। बोला था कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में क्या फोर्स होगा? नहीं नहीं, इस पूरे ग्रुप के मैंने कहा था, अच्छा आपको कंफ्यूजन लगी मेरे क्वेश्चन से, मैंने कहा था मैंने यहाँ पर कुछ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का ग्रुप यहाँ रख दिया और अपना स्ट्रक्चर हटा लिया उसकी साइड से। अब क्या होगा? ये ग्रुप के बारे में क्या होगा? अच्छा हाँ, फिर तो वो रिपेल करेंगे। ये पूरे का पूरा एक दूसरे से ठा कर दूर भाग जाएगा, जैसे एक्सप्लोजन हो गया हो, क्योंकि प्रोटॉन प्रोटॉन को एक दूसरे से दूर पुश कर रहे थे और साथ में जो न्यूट्रॉन उनके पीछे थे उनको भी धक्का लगा, सारा चीज फट गई, न्यूक्लियस टूट गया। पर ऐसा नहीं होता, क्योंकि मास डिफेक्ट आ जाता है, वो बाइंडिंग एनर्जी पैदा कर देता है। बाइंडिंग एनर्जी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, बाइंडिंग फोर्स को क्रिएट करके उसको रोक देती है। हमारे कंट्री में बड़ी सारी डिसरप्टिव फोर्सेस हैं, हर समय हमारे कंट्री को तोड़ने की कोशिश चल रही होती है, बट हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इतना स्ट्रॉन्ग है, वो बाइंडिंग एनर्जी है, उसने हमारे कंट्री को जोड़ के रखा हुआ है। ठीक है, अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो यहां पर कुछ शीप हैं। शीप समझते हो ना, भेड़। हिंदी में मुहावरा होता है, इडियम, भेड़ चाल, जिधर एक भेड़ जाएगी बाकी सब उधर जाएंगे। ये फिलहाल 20 शीप हैं। इन 20 शीप के आसपास हाथ फैलाकर इनको रोकने के लिए कुछ शेपर्ड खड़े हुए हैं। ठीक है, इन 20 शीप को रोकने के लिए 5 शेपर्ड्स हैं। दूसरी तरफ शीप का एक बड़ा ग्रुप है, उसके अंदर 200 शीप हैं, या इतना ज्यादा भी मत करो, मैं 2 टाइम्स कर देता हूं, 40 शीप हैं, और इनको रोकने के लिए 9 शेपर्ड हैं। ये शीप किसको कंपेयर किया जा रहा है? पार्टिकल्स को, न्यूक्लियॉन्स को, जो दूर भागने की कोशिश कर रही हैं। और शेपर्ड कौन है यहां पर? बाइंडिंग एनर्जी, रोकने की जो कोशिश कर रही है। इन दोनों ग्रुप्स में से किस में बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है, फर्स्ट या सेकंड? फर्स्ट में। बाइंडिंग first. एनर्जी इसमें 5 शेपर्ड है, इसमें 9 शेपर्ड है। टोटल बाइंडिंग एनर्जी किसमें ज्यादा है भाई? रोकने वाले Second किसमें में। ज्यादा है? वाले सेकंड में। में। तो अगर हम कुछ मैथ्स की बात ना करें, सिंपली हम यहां पर आ जाए, और हमें पता था बाइंडिंग एनर्जी ही न्यूक्लियस को जोड़ के रखने की कोशिश कर रही है, और वहां से कंक्लूजन निकला था जितनी ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी उतना न्यूक्लियस स्टेबल रहेगा। उस हिसाब से इन दोनों में से कौन सा ग्रुप स्टेबल होगा? इसमें 9 शेपर्ड है, इसमें 5 शेपर्ड है। अगर मैं खाली बाइंडिंग एनर्जी की बात करूं, ये इसमें 9 शेपर्ड हैं, रोकने वाले, भेड़ को रोकने वाले, दूर भागने से रोकने वाले 9 पीपल हैं, यहां पर केवल 5 पीपल हैं। अगर खाली मैं इस बात को देखूं तो विच इज मोर स्टेबल, किस में भेड़ों को हम रोक के रख पाएंगे ज्यादा? आंसर इज दिस। ठीक है, लुक्स मोर स्टेबल। अगर मैं खाली किसकी बात करूं, शेपर्ड की बात करूं, बट तुम लोग मैथ्स जानते हो, तुम्हें ये समझ में आ रहा होगा यहां 5 शेपर्ड कितनी शीप को रोक रहे हैं? 20 को। तो पर शीप कितने शेपर्ड आ रहे हैं? 5/20।
0.25। इधर ये 940 को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। पर शीप कितना टेंशन मिल रहा है? 9/40, 0.23 के आसपास आएगा। अब मुझे फाइनली बताओ। हाँ जी, सर ये उल्टा नहीं लिखा आपने, 20/5 और 40/9 होना चाहिए था। मतलब मैं अगर पूछ पर रहा हूँ शेपर्ड, ना, पर शेपर्ड कितनी शीप नहीं, मैं उल्टी चीज सोच रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ एक शीप को कितने शेपर्ड का अटेंशन मिल रहा है, कितने शेपर्ड की स्ट्रेंथ मिल रही है, इस वे में सोच रहा हूं। तो पर शीप यहां पर मुझे 5 शेपर्ड है, 20 शीप है, तो एक उसको 0.25 अटेंशन ऑफ 1 शेपर्ड मिल रही है, इसमें कम मिल रही है। आप जिस मर्जी वे से सोच लो। अगर आप उधर से सोचते तो कहते एक शेपर्ड के हिस्से में यहां पर कितनी आ रही है 4, और यहां आ रही है 4 से ज्यादा, तो यहां पर मुश्किल होगा। तो जैसे मर्जी सोचो, रिजल्ट वही निकलेगा। फिलहाल अब मुझे इसके बेसिस पर बताओ, कहां पर शीप को अटेंशन, रुकावट ज्यादा मिल रही है, फर्स्ट में या सेकंड में? फर्स्ट में, तो कौन सा ग्रुप ज्यादा स्टेबल होगा? फर्स्ट वाला। फर्स्ट। इट मींस एक्चुअली दिस ग्रुप इज मोर स्टेबल। क्यों ये ज्यादा स्टेबल है? क्योंकि पर शीप शेपर्ड का नंबर इसमें ज्यादा है। क्या मैं कैलकुलेट कर रहा हूं? पर शीप डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेपर्ड्स। शीप किसको इंडिकेट कर रही हैं? पार्टिकल्स। दैट इज न्यूक्लियॉन्स को। ठीक है। नंबर ऑफ शेपर्ड किसको इंडिकेट कर रहा है? हाँ, बाइंडिंग। शीप, सॉरी बाइंडिंग एनर्जी। ये मैंने उल्टा लिख दिया भाई। मैं भी कह रहा हूँ कि दोबारा से वापस, सब कुछ ठीक है, सिर्फ ये स्टेटमेंट कल लिख दी गई थी। दोबारा से देखो मैंने क्या कैलकुलेट किया। पर शीप ऊपर किसका नंबर रखा है? नंबर ऑफ शेपर्ड। और नीचे किसका नंबर रखा है? नंबर ऑफ शीप। अब दोबारा से बताओ, नंबर ऑफ शेपर्ड किसको इंडिकेट कर रहा है? बाइंडिंग बाइंडिंग एनर्जी। एनर्जी। और नंबर ऑफ शीप किसको इंडिकेट कर रहा है? पार्टिकल्स को। तो जिस न्यूक्लियस के अंदर ये वाली चीज ज्यादा होगी, वो न्यूक्लियस ज्यादा स्टेबल होगा। ये वाली चीज क्या है? बाइंडिंग एनर्जी को नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स से डिवाइड कर रहे हो। क्या बोले हम इसको? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन बोलना ठीक रहेगा। यस यस सर। तो हमारा अगला टॉपिक है ये, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन किसको किससे डिवाइड किया था मैंने? बाइंडिंग एनर्जी को नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स से। वापिस आना, बाइंडिंग एनर्जी क्या थी? डेल्टा एम मल्टीप्लाइड बाय 931.5 MeV। नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स क्या था? एक्स था, ए था, जेड था, क्या था? टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स ए था। ए ए था भाई, देखो सिंबल ये था। ये न्यूक्लियस का साइन है, कैपिटल होता तो एटम का साइन होता। जेड प्रोटॉन्स का नंबर है, ए प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स दोनों का टोटल नंबर है, केमिस्ट्री में मास नंबर है, नंबर ऑफ ऑल द न्यूक्लियॉन्स है ए से। हम इसको थोड़ा और मॉडिफाई कर देते हैं। कैन वी राइट इट लाइक दिस? ये हम सभी में कैलकुलेट कर क्या रहे हैं? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। इस पोर्शन को डेल्टा एम बाय ए को हम पैकिंग फ्रैक्शन भी कहते हैं। जिसका पैकिंग फ्रैक्शन जितना ज्यादा होगा, उसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन उतनी ही ज्यादा होगी और वो उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं, हमारे पास कौन कौन से कैंडिडेट्स हो गए? एक कैंडिडेट था हमारे पास प्रोटॉन्स, एक थे न्यूट्रॉन्स, एक था दोनों का टोटल न्यूक्लियॉन्स, एक था मास डिफेक्ट, एक थी बाइंडिंग एनर्जी, एक थी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। अगर मुझे आज के बाद न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी की बात करनी है तो मैं क्या कहूंगा? जिसमें प्रोटॉन्स ज्यादा वो ज्यादा स्टेबल, जिसमें न्यूट्रॉन ज्यादा वो ज्यादा स्टेबल। ये क्या, कौन सी चीज को आगे लेकर चलना चाहिए मुझे?
बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। हाँ, बाइंडिंग एनर्जी नहीं, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। ये चीजें अल्टीमेटली मिलकर जो इफेक्ट क्रिएट करती हैं वो इस फॉर्म में कल्मिनेट होता है। तो हमारे को इनको नहीं देखना। न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी के लिए हमें केवल किस चीज पर ध्यान देना है? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन पर। अब साइंटिस्ट ने क्या किया, सारे एटम्स लिए। 100 कितने होते हैं आजकल? तुम्हें केमिस्ट्री में फाइनली क्या बताया जाता है, कितने एटम्स एग्जिस्ट करते हैं नेचुरली? 108, 10 कितने? 18। 118। 18 ऑल द एटम्स 118, उनके वेरियस आइसोटोप्स कुल मिलाकर हंड्रेड्स ऑफ हो गए। इन सभी के सभी की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की वैल्यू कैलकुलेट की गई और उसको ग्राफ के ऊपर प्लॉट किया गया। तो हम उसको नाम देते हैं बाइंडिंग एनर्जी कर्व। बट बी केयरफुल, एक्चुअली ये बाइंडिंग एनर्जी कर्व नहीं है। कर्व बिटवीन बाइंडिंग एनर्जी नहीं, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन एंड मास नंबर, इनके बीच में एक कर्व है। नाम इसका क्या है? बाइंडिंग एनर्जी कर्व। बट एक्चुअल में हम फाइनल कर चुके हैं कि बाइंडिंग एनर्जी नहीं मैटर करती, नंबर ऑफ शेपर्ड मैटर नहीं करता, पर शीप शेपर्ड की कितनी अटेंशन मिल रही है ये मैटर करता है। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की कर्व है ये, नाम इसका है बाइंडिंग एनर्जी कर्व। ऑलमोस्ट श्योरिटी से पेपर में 3 मार्क्स की आएगी और बहुत ही ज्यादा आसान चीज है। बाइंडिंग एनर्जी कर्व। हाँ जी, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। इस साइड पर हम ले रहे हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, और वो किसके अंदर होगी? यूनिट क्या होगी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की? इलेक्ट्रॉन मिली एमईवी। MEV। और इधर हम ले रहे हैं मास नंबर। हमें इन वैल्यूज को खुद कैलकुलेट नहीं करना, जब हम एमएससी करेंगे तब हम इन चीजों को कैलकुलेट करेंगे। फिलहाल हमें सीधा सीधा कर्व की वैल्यूज को याद करना है। सबसे पहला एटम होता है हमारा हाइड्रोजन, उसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बहुत ही कम होती है। फिर ये बड़ा शार्प राइज दिखाती है। हीलियम पर फिर ये थोड़ा सा डाउन आती है लाइक दिस। आप में से किसी के पास बुक है इस समय? एसएल अरोड़ा है आपके पास? यस सर। ठीक है, जो जितनी देर में इसको बना रहा हूं आप साथ के साथ बाइंडिंग एनर्जी कर्व को हो सके तो कोई एक जना खोल लेना। इस तरीके से ये राइज फॉल दिखाती है। उसके बाद ये ग्रेजुअल राइज होता है, फिर Fe56 पर मैक्सिमा होता है। उसके बाद ये ग्रेजुअल फॉल दिखाती है, नॉट शार्प फॉल। क्या आप ये कर्व ड्रॉ कर सकते हो? कोई ज्यादा मुश्किल तो नहीं है? जब आपकी बुक खुल जाए तो मुझे बता देना। खुल गई सर। मुझे बताओ इन टिप्स पर ऊपर क्या लिखा हुआ है नाम, हीलियम के अलावा? सर फिर कार्बन, फिर ऑक्सीजन, फिर सल्फर। कार्बन नहीं, यहाँ कार्बन ऊपर है ना कि नीचे है? ऊपर है कार्बन। फिर कार्बन के बाद आगे टिप पर ऊपर टॉप पर क्या है? ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन। फिर नीचे सल्फर। यहाँ पर क्या है? अच्छा, सल्फर का एक और होगा, ठीक है। नीचे क्या है? 2-3 पॉइंट्स जो हैं? लिथियम। लिथियम। हीलियम के बाद आना था, उसके बाद नाइट्रोजन। नाइट्रोजन। इसमें है कुछ? फुड और O18। O18, ठीक है। अब इसके बारे में लिखना क्या है पेपर में? लिखना ये है, इनिशियली बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज वेरी स्मॉल, ऑफ द ऑर्डर ऑफ
1.1 MeV only. Then it shows a sharp rise till helium. अगर हो सके तो हीलियम की वैल्यू याद कर लेना 7 के आसपास होगी. Then there are peaks at carbon, oxygen and sulfur. Then there is gradual rise till it attains maxima at Fe56, where its value is 8.8 MeV. Then it shows a very gradual fall, and even near the end पर क्या होगा? यूरेनियम, थोरियम वगैरह, its value is of the order of 7 MeV, 7.5 MeV, this much. क्या ये बातें आप याद कर सकोगे? शुरू में वैल्यू बहुत कम है 1.1 हाइड्रोजन पर, देन देयर इज शार्प राइज, हीलियम पर लगभग 7 हो जाती है, फिर हीलियम, कार्बन, ऑक्सीजन पर पीक्स हैं, देन देयर इज ग्रेजुअल राइज, आयरन 56 पर ये मैक्सिमम हो जाती है, वैल्यू 8.8 MeV है, उसके बाद वेरी स्लो फॉल दिखाती है, और नियर द एंड वेयर यूरेनियम, थोरियम एंड हैवी अदर, आपके कौन से एलिमेंट्स होते हैं, एक स्पेशल कैटेगरी जो नीचे लिखी जाती है केमिस्ट्री में, लैंथेनाइड और एक्टिनाइड. हाँ, उसके वो जो जिनके मास नंबर्स 200 की सीरीज में आते हैं, वहां पर भी इसकी वैल्यू बहुत स्मॉल नहीं होती, 200, 230, 230, 40 में भी 7.5 MeV की रेंज में रहती है. क्या ये 3-4 बातें आप लिख लोगे? अब इनको नंबरिंग अगर हम करें तो पहला पॉइंट क्या है? हाइड्रोजन के लिए इट इज वेरी स्मॉल. पॉइंट नंबर 2, देन देयर इज शार्प राइज टिल हीलियम. नंबर 3, हीलियम, कार्बन, ऑक्सीजन पर पीक्स हैं. नंबर 4, इस पर जो भी 2-3 है, लिथियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन 18 पर बॉटम्स हैं. नंबर 5, उसके बाद ग्रेजुअल राइज है टिल आयरन. नंबर 6, उसके बाद ग्रेजुअल फॉल है. इस फॉल पर भी नंबर 7 पॉइंट में लिखेंगे कि यहां पर भी वैल्यू एंड में अप्रोक्सीमेटली 7 और ग्रेटर रहती है. क्या ये आप 7 पॉइंट इंग्लिश में लिख पाओगे? मैं एक बार फिर से तेजी से बोलता हूं. इनिशियली बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज वेरी स्मॉल फॉर हाइड्रोजन, इट्स वैल्यू इज अप्रोक्सीमेटली 1.1 MeV per nucleon. Then it shows a sharp rise. There are peaks at helium, carbon and oxygen. There are low values at lithium, nitrogen and oxygen 18. After this, it shows a gradual rise till it attains maxima at iron 56. Then it shows a very slow fall, and near the end, the value is of the order of 7.5 MeV. ये 7 बातें आपने लिख ली, मन लिख लोगे? सर 3 और 4 एक बार फिर से रिपीट कर दो, क्या थी? मैं सारे ही करता हूँ ये लाइन में. शुरू में बहुत कम है, हाइड्रोजन पर 1.1 के आसपास है, फिर वेरी शार्प राइज है टिल हीलियम, हीलियम, कार्बन, ऑक्सीजन पर पीक्स हैं, लिथियम, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन 18 पर लो वैल्यूज हैं. अभी इनके सिग्निफिकेंस देखेंगे हम. फिर उसके बाद ग्रेजुअल राइज है आयरन 56 तक, फिर वेरी स्लो फॉल है, और एंड पर भी ये वैल्यू यूरेनियम, आइंस्टीनियम, क्यूरियम, थोरियम, इन सब में भी, प्लूटोनियम, वैल्यू लगभग 7.5 के आसपास रहती है. इज इट ओके? लिख लोगे 7 बातें? यस सर. हीलियम, कार्बन, ऑक्सीजन पर जो पीक्स हैं वो क्या दिखाते हैं कि ये 3 एलिमेंट्स अपने पड़ोसियों के कंपैरेटिवली ज्यादा स्टेबल है, मोर स्टेबल देन सराउंडिंग एलिमेंट्स. पहली बात ये आई. लिथियम, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन 18 पर वैल्यूज क्या दिखाती हैं? दे आर स्लाइटली लेस स्टेबल देन देयर सराउंडिंग न्यूक्लियाई. आयरन 56 पर एक कंफ्यूजन है, क्योंकि आयरन 56 की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन सबसे ज्यादा है, तो कॉमन सेंस कहती है कि आयरन 56 को सबसे ज्यादा स्टेबल, हाँ जी, होना चाहिए. आयरन 56 नॉट मोस्ट स्टेबल, रादर ये जो बेल्ट है ये वाली, दिस इज बेल्ट ऑफ मोस्ट स्टेबल एलिमेंट्स. देखो,
आयरन 56 की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन सबसे ज्यादा है, तो इसे सबसे ज्यादा स्टेबल होना चाहिए, पर ये नहीं है। क्या हिंट मिला? आई रिपीट, आयरन 56 की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन सबसे ज्यादा है, इसलिए इसे सबसे ज्यादा स्टेबल होना चाहिए, पर यह सबसे ज्यादा स्टेबल नहीं है। क्या हिंट मिला? अरे कुछ तो बोलो। सर कुछ ऐसे मतलब हिंट विंट तो नहीं लग रही। नहीं, हिंट ये मिला कि चैप्टर यहां खत्म नहीं होगा, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। मींस अभी कुछ और चीजें आएंगी जो स्टेबिलिटी को अफेक्ट करेंगी, क्योंकि अगर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की ही बात होती तो फिर तो आयरन ही सबसे स्टेबल होता, बट इसके पड़ोसी जो हैं वो इससे भी ज्यादा स्टेबल हैं कहीं। और मोस्ट स्टेबल तो आपको पता होना चाहिए कौन होता है। लेड। आपने बचपन में कहीं 9th में, हो सकता है 8th में भी, एक डायग्राम देखा हो कि एक बॉक्स लिया था, उसके अंदर रेडियम रखकर रेज निकली थी, एक ऐसे गई, एक ऐसे गई, एक ऐसे गई, और सामने 3 डॉट बने फोटोग्राफिक फिल्म पर। ये अल्फा रेज हैं, ये बीटा हैं, और ये गामा है। अल्फा, बीटा, गामा का ये डायग्राम। ये जो बॉक्स था, ये बॉक्स लेड का बना हुआ ही था। जो लोग न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर काम करते हैं, उनकी बॉडी को रेडिएशन से बचाने के लिए उनको जो कपड़े पहनाए जाते हैं उसके ऊपर भी लेड की कोटिंग होती है, क्योंकि लेड मोस्ट स्टेबल है और इसको पेनिट्रेट कर कर रेडियो एक्टिव रेस का पार पाना मुश्किल है। हाँ, आयरन 56 की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन मैक्सिमम होने से हमें यह पता लगता है कि आयरन और इसके आसपास के एलिमेंट्स मोस्ट स्टेबल में से हैं। ग्रेजुअल फॉल हमें यह दिखाता है कि स्टेबिलिटी थोड़ी सी कम हो रही है। ये सारी बातें आपको समझ में आ गई? यस सर। यस। चलिए, यस सर। अब अगर हाइड्रोजन का एक न्यूक्लियस दूसरे हाइड्रोजन से मिलेगा तो क्या बन जाएगा? हीलियम। H11 प्लस H11, यहां 2 आ गया। अगर 2 आ गया तो ये H ही आएगा, चाहे ऊपर 2 हो, चाहे अगर यहाँ 2 लिखा है तो यहाँ 3 हो जाएगा, अगर दोनों में 2 लिखा है बनेगा हीलियम। और हीलियम की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इसके कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा है। इट मींस हाइड्रोजन की कोशिश होगी कि हम मिलकर क्या बना दें? हीलियम। इस प्रोसेस का नाम क्या है? फ्यूज। न्यूक्लियर फ्यूजन। आपको पता लग गया न्यूक्लियर फ्यूजन क्यों होता है? वेरी स्मॉल न्यूक्लियाई की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बहुत कम होती है। जब दो स्मॉल न्यूक्लियाई कंबाइन होते हैं तो जो उनसे बिगर वाला बनता है उसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन पहले से ज्यादा होती है, स्टेबिलिटी ज्यादा आ जाती है, और नेचर में हर चीज की कोशिश रहती है कि मेरी स्टेबिलिटी बढ़ जाए। ये पेन नीचे इसलिए गिर रहा है ताकि इसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो जाए और इसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाए। तो न्यूक्लियर फ्यूजन से tiny nuclei join together, fuse together to form slightly bigger nucleus whose binding energy per nucleon is more. It becomes more stable. तो फ्यूजन से स्टेबिलिटी आती है छोटे न्यूक्लियाई में, इसलिए फ्यूजन होता है। आपके माइंड में अगला क्वेश्चन क्या बना? सर की फिजन। बहुत एनर्जी निकल दिया है। हाँ जी, सर न्यूक्लियर फ्यूजन में फिर एनर्जी भी निकलती है बहुत। हाँ एनर्जी निकलती है, वो तो ठीक है। इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन यहाँ पे भी आपके माइंड में आएगा। वो क्या है? ठीक बोल रहा था एक जना, द कॉज ऑफ न्यूक्लियर फिजन। बुक में एक रिएक्शन देखना, यूरेनियम 90 टू 235, इस पर जब आप एक न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट करोगे बदले में बनेगा बेरियम, क्रिप्टॉन प्लस 3 न्यूट्रॉन्स प्लस गामा रेज प्लस Q फॉर एनर्जी। एक बार चेक कर लेना यहाँ 36 और यहाँ 56 है या कुछ और है। अगर कुछ और हुआ तो मुझे बताना, आई होप मैंने ठीक लिखा है, ऊपर की वैल्यू बाद में देखते रहेंगे। अब क्वेश्चन है, यूरेनियम 90 टू 235 इन दो में ब्रेकअप क्यों हुआ? देखो, यूरेनियम 235 लाई करेगा यहां पर, और बेरियम और क्रिप्टॉन लाई करेंगे यहां पर।
एक तो जब वो ब्रेक हुआ तो जो दो न्यूक्लियाई बने उनको स्मॉलर नहीं बोलना, उनको मीडियम वेट बोलना, उनका मास कम है और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बताओ भाई। अगर मैं यहां से इधर आता हूं तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन में क्या हो जाता है, इंक्रीज या डिक्रीज? इंक्रीज। इंक्रीज हो जाता है। जब एक बिग न्यूक्लियस ब्रेक होता है दो मीडियम वेट न्यूक्लियाई में तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इंक्रीज बढ़ होती जाती है और बढ़ साइज जाती भी छोटा हो गया उसका। दोनों कारणों से उसके अंदर स्टेबिलिटी आ गई, इसलिए न्यूक्लियर फिजन होता है। बिग न्यूक्लियस गिव्स टू, स्मॉल नहीं लिखेंगे, क्या वर्ड यूज करेंगे, मीडियम वेट न्यूक्लियाई। एक तो साइज उनका स्मॉल हो गया, नंबर टू बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इंक्रीज हो गई। दोनों कारणों से नए न्यूक्लियाई मोर स्टेबल हो गए। दिस इज द कॉज ऑफ न्यूक्लियर फिजन। फ्यूजन का कारण क्या था, स्मॉल न्यूक्लियाई जब कंबाइन होंगे तो जो बिगर बनेगा थोड़ा सा बड़ा, उसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा होगी और ज्यादा होगी, इसलिए वो कंबाइन होकर स्टेबल हो जाते हैं। बड़े के टूटने का कारण क्या बना, जब बड़ा ब्रेक होगा दो मीडियम वेट वाले न्यूक्लियाई बनेंगे तो उनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इधर आने के कारण से बढ़ जाएगी। यानी कि जितना भी न्यूक्लियस का खेल है वो सारे का सारा, हर चीज के हर सवाल का जवाब हमारे को बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वाली कर्व से मिल जाता है। ये पेपर में 3 मार्क्स का अक्सर आता है, 5 का भी कई बार आया हुआ है। तो इस कर्व को एक तो प्रॉपरली ड्रॉ कर लेना, नंबर 2 इसके एक एक कैरेक्टर को, कैरेक्टर मीन्स इसकी शेप कैसी है, कहाँ राइज फॉल, ग्रेजुअल राइज ग्रेजुअल फॉल, मैक्सिमा वगैरह वगैरह कहां पर है, और उनसे क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। ये 3 पीक्स अपने पड़ोसियों से ज्यादा स्टेबल हैं, ये 3 वैलीज वाले पॉइंट्स अपने पड़ोसियों से कम स्टेबल हैं। आयरन मैक्सिमा बताता है कि ये जो ग्रुप है ये मोस्ट स्टेबल में से है। फिर ये ग्रेजुअल फॉल हुआ, इनकी भी बाइंडिंग एनर्जी बहुत अच्छी है 7.5, बट उसके बावजूद भी ये अनस्टेबल हो जाते हैं, अभी देखते हैं क्यों। और लास्ट में हमने पढ़ा ये कंबाइन क्यों हुए, बाइंडिंग एनर्जी बढ़ गई, ये ब्रेक क्यों हुए, बाइंडिंग एनर्जी बढ़ गई। अभी तक में कुछ पूछना है आपको? नो सर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन बनता है व्हाई यूरेनियम 90 to 235 एटसेट्रा आर अनस्टेबल। दो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज नियरली 7.5 MeV, अच्छी भली वैल्यू है, उसके बावजूद ये अनस्टेबल क्यों हो गए। ठीक है, देखो वापस भेड़ों की दुनिया में चलो। ये हमारे पास कुछ शीप हैं, इन शीप का नंबर है 20, शेपर्ड्स का नंबर है 5। ये एक बड़ा ग्रुप है, शीप का नंबर है 200, शेपर्ड्स का नंबर है 50। बताओ कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा, जल्दी से बताओ। 25, 250, विच इज मोर स्टेबल? सर एक 25। क्यों? भाई 5/20 एंड 50/200 बोथ आर सेम। तो सेम। अभी तक की मेरी नॉलेज के अकॉर्डिंग तो यही लग रहा है कि दोनों में स्टेबिलिटी सेम होगी। साइज का रोल क्या है, आओ देखते हैं फिर से। यहां पर कुछ शेपर्ड खड़े हुए थे ऐसे और ऐसे, इन दोनों ने अपने हाथ से एक ज्वाइंट बना रखा था कि जब शीप इधर आएंगी हम डंडे की आवाज करेंगे और अपने हाथों से इनको रोक देंगे। एक बार एक शीप दौड़ती हुई इधर को आई और बाहर निकलने की कोशिश की, इन्होंने अपने हाथ को ऐसे ऐसे हिलाया, डराकर उसको दूर भगा दिया। एक बार अचानक क्या हुआ, एक नहीं 2 शीप इधर को दौड़ने लग गई, तो भी इन्होंने भगा दिया। मैक्सिमम वर्स्ट सिचुएशन क्या हो सकती है इधर इस इनके लिए, इस जॉइंट के लिए? सारी उस जॉइंट पे भाग। बाई चांस
ड्यू टू एक्सट्रीमली लो प्रोबेबिलिटी, एक बार ऐसा मौका आया जब ये 20 की 20 इधर दौड़ने लगी, फिर भी समहाउ ये झेल गए, इन्होंने डंडे ठक 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 कर और हाथों का डर दिखा दिखाकर समहाउ इन 20 को रोक दिया और इस ग्रुप की स्टेबिलिटी को बनाए रखा। यहां पर इनको वर्स्ट सिचुएशन क्या फेस करनी पड़ सकती है? 200 इनकी ज्वाइन फायर। तो अब आपको क्या उम्मीद है, क्या ये बियर कर पाएंगे? नो सर। नहीं, ये ग्रुप टूट जाएगा। इट मींस साइज मैटर्स। अगर मेरे पास एक स्मॉल और मीडियम वेट न्यूक्लियाई है जिसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन 7.5 है, वो स्टेबल रहेगा, बट बिग न्यूक्लियस 7.5 पर अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वाले कर्व के एंड में यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम, ये सब चीजें अच्छी भली बाइंडिंग एनर्जी होते हुए भी अनस्टेबल होते हैं, क्योंकि इनके साइज की वजह से इनके अंदर इनहेरेंट अनस्टेबिलिटी आ जाती है। क्लियर हो गया ये पॉइंट? यस सर। यस सर। वापिस जरा 10 मिनट अभी और क्लास अटेंड कर सकते हो? किसी की को क्लास स्टार्ट तो नहीं हो रही? नो सर। ठीक है, और थोड़ा सा याद करो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड न्यूक्लियर फोर्स की एक टेबल जो पिछली क्लास में बनाई गई थी। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 1/r² को ओबे करती है, ये 1/r² को ओबे नहीं करती। अगर मैं डिस्टेंस को 2 टाइम्स करूं तो फोर्स 4 टाइम्स लेस हो जाएगी, 3 टाइम्स करूं तो 9 टाइम्स लेस हो जाएगी, 10 टाइम्स करूं तो 100 टाइम्स लेस हो जाएगी, पर जीरो नहीं बन रही। न्यूक्लियर फोर्स में डिस्टेंस को मैंने 2 टाइम्स किया, फोर्स 15 टाइम्स कम हो गई। डिस्टेंस को मैंने 3 टाइम्स किया, फोर्स 200 टाइम्स कम हो गई। डिस्टेंस को मैंने 4 टाइम्स किया, फोर्स मिलियन टाइम्स कम हो गई। डिस्टेंस को 5 टाइम्स किया, फोर्स गायब ही हो गई। कौन सी फोर्स तेजी से डिक्रीज होती है? वो मैग्नेट न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स। डिस्टेंस बढ़ने के साथ साथ अनस्टेबिलिटी लाने वाली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी डिक्रीज होती है, बट स्टेबिलिटी लाने वाली फोर्स बड़ी तेजी से गायब हो जाती है। फॉर्मेट ऑफ फिजन। फिजन एक्चुअली कैसे होता है? ये यूरेनियम का न्यूक्लियस था, नियरली स्फेरिकल था, यूरेनियम 92 का। इधर से हमने इसके ऊपर एक न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट की। न्यूट्रॉन जब जाकर इससे टकराया तो उसने इसको यहां से प्रेस किया। ये बड़े घटिया तरीके से चीज समझाई जा रही है आपके लेवल पर, 12th क्लास के। रियलिटी तो बिल्कुल इससे अलग है, क्वांटम थ्योरी से होता है सब कुछ। जो हम समझ रहे हैं ये 150 साल पुरानी नॉलेज को पढ़ रहे हैं। इस पत्थर ने, मान लो यहां पर एक हमारे पास सॉफ्ट सा ऑब्जेक्ट पड़ा है, एक बॉल पड़ी है, उसको जाकर जोर से पत्थर लगा तो बीच में से दब गया। दबने के बाद इसकी सिचुएशन कुछ कुछ ये होने की जगह ये हो गई। ये इलोंगेट हो गया या नहीं हो गया, ये बताओ। यस सर। इलोंगेट हुआ तो डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियॉन्स इस एक्सिस पर इंक्रीज हो गया, डिक्रीज हो गया? इंक्रीज हो गया। डिस्टेंस आपका इंक्रीज हो गया। डिस्टेंस इंक्रीज होने से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कम हुई, और न्यूक्लियर फोर्स तो बहुत कम हो गई। बहुत कम हो गई। इनिशियली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स थी 100 और न्यूक्लियर फोर्स थी 105। मटेरियल स्टेबल था, अनस्टेबल था?
न्यूक्लियर फोर्स थोड़ी सी ज्यादा थी, मटेरियल स्टेबल था अनस्टेबल था? अनस्टेबल। वही न्यूक्लियर फोर्स ज्यादा है, जोड़ने वाली स्टेबल है। फोर्स ये स्टेबल है। नाउ आफ्टर कोलिजन ये भी डिक्रीज हुई, ये भी डिक्रीज हुई, इलेक्ट्रोस्टैटिक थोड़ी सी डिक्रीज होकर हो गई 50, न्यूक्लियर बड़ी तेजी से डिक्रीज होकर रह गई 10। क्या हुआ? सडनली क्या हो गया? अनस्टेबल हो गया। अनस्टेबल हो गया। अनस्टेबल का मतलब है और फैलेगा और फैलेगा, ये काम और तेजी से होगा और अल्टीमेटली ये दो पीसेस में ब्रेक हो जाएगा। इस तरीके से न्यूक्लियर फिजन होता है। व्हेन अ न्यूट्रॉन हिट्स यूरेनियम न्यूक्लियस, it elongates, distance between the nucleons increases, both electrostatic force and nuclear force decrease, but nuclear force decreases very sharply. As a result, when previously initially nuclear force was dominating and material was stable, now electrostatic force starts dominating and material becomes unstable. So ultimately this elongation leads to breakage. It breaks into two medium weight nuclei. ये कहानी समझ में आ गई कैसे होता है इसका ब्रेक होना? यस। ठीक है, अब आप 10th में काफी कुछ पढ़ चुके हो। चेन रिएक्शन कुछ याद है क्या होती है चेन रिएक्शन? तो वो यूरेनियम 235 टूटता हाँ जी, है, हमने अभी बेरियम रिएक्शन क्रिप्टॉन। राइट राइट, यूरेनियम 90 to 235 पर एक स्लो मूविंग न्यूट्रॉन, नया वर्ड मैंने बीच में क्या डाल दिया चुपके से, स्लो मूविंग न्यूट्रॉन, बाद में देखेंगे स्लो क्यों फास्ट क्यों नहीं। स्लो मूविंग न्यूट्रॉन से बम्बार्डमेंट की, बेरियम प्लस क्रिप्टॉन प्लस 3 न्यूट्रॉन्स, गामा रेडिएशंस एंड एनर्जी बने। ठीक है, यस। जब एक यूरेनियम को आपने हिट किया एक न्यूट्रॉन से, तो बदले में कितने न्यूट्रॉन्स निकले? 3। 3। इन 3 ने आगे चलकर यूरेनियम के 3 न्यूक्लियाई को हिट किया, हर एक से 3 3 अगर निकले तो न्यूट्रॉन का नंबर कितना हो गया? 9। कुछ तो मिस भी तो जाता है। एक मिनट, हम फिलहाल आइडियल बात करें। न्यूट्रॉन्स 1 से 3 बने, 3 से 9, 27, 81, 243 एंड सो ऑन। और ये एक कोलिजन होने में लेस देन माइक्रो सेकेंड्स लगते हैं, सेकंड के लाखवां हिस्सा या उससे भी कम टाइम लगता है। तो एक सेकंड में तो ऐसे लाखों की चेन बन सकती है। तो ये चेन तो अभी 5 स्टेप में 243 पे पहुंच गई है, 100 स्टेप पे तो बिलियंस को क्रॉस कर जाएगी, सारे का सारा मटेरियल ही टूट जाएगा। वो रिएक्शन जिसमें जो पार्टिकल रिएक्शन को शुरू कर रहा है वो रिएक्शन के बाद भी प्रोड्यूस होता है और पहले से ज्यादा प्रोड्यूस होता है, ताकि रिएक्शन होती रहे और उसकी स्पीड बढ़ती जाए। सच रिएक्शन इज कॉल्ड चेन रिएक्शन। बुक से डेफिनेशन अच्छी तरह पढ़ लेना, समझ लेना और फिर रट लेना। द रिएक्शन इन विच द पार्टिकल विच इनिशिएट्स द रिएक्शन इज प्रोड्यूस्ड आफ्टर द रिएक्शन इन लार्जर अमाउंट सो दैट रिएक्शन कंटिन्यूज एट इंक्रीजिंग रेट इज नोन एज चेन रिएक्शन। वो रिएक्शन जिसमें जो पार्टिकल रिएक्शन को शुरू करता है वो रिएक्शन के बाद भी प्रोड्यूस होता है और पहले से ज्यादा, जिससे कि रिएक्शन चलती भी रहती है और उसका रेट भी बढ़ता जाता है। रिएक्शन, सच रिएक्शन इज नोन एज चेन रिएक्शन। अगर चेन रिएक्शन को ऐसे ही चलने दिया जाए, अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन, तो विद इन 1 सेकेंड या 1 सेकेंड का 1 सेकेंड के 1000th पार्ट में बिलियंस ऑफ एटम्स ब्रेक कर जाएं, न्यूक्लियाई ब्रेक कर जाएंगे। हर एक न्यूक्लियाई से थोड़ी थोड़ी एनर्जी भी निकली तो एनर्जी इतनी ज्यादा होगी कि उससे एटॉमिक एक्सप्लोजन हो जाएगा। ये कहानी हम किस में यूज करते हैं? एटम बॉम्ब में। मेन कंसेप्ट समझ में आ गई क्या होता है? कोई एक जना हाँ तो बोल दो। यस सर। एटम बम में हम अभी देखेंगे अगली क्लास में
कि यूरेनियम को लेकर उस पर कुछ न्यूट्रॉन्स की बम्बार्डमेंट करेंगे। मान लो हमने 100 थ्रो किए, वो 300 बन गए। जैसा कि तुमने कहा कुछ बाहर भी निकल गए, 300 से 200 तो बच गए होंगे, 200 के सडनली 600 बन गए, 600 में से 100 बाहर निकल गए, 500 बच गए, 5 के 15 हो गए, 200 निकल गए, 13 बच गए। बड़ी तेजी से इनका नंबर बिलियंस में पहुंच जाएगा। सारा मटेरियल 1 सेकंड से भी कम टाइम में ब्रेक हो जाएगा। हर एक से थोड़ी थोड़ी भी एनर्जी निकली तो इतनी ज्यादा एक्यूमुलेटेड एनर्जी निकलेगी कि ओवरऑल हम उस एनर्जी को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। क्या हो जाएगा? एटम बम। और कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन, 100 से बने 300, एक्स्ट्रा कितने बने? 200। हमने 200। किसी तरीके से उन 200 को एब्जॉर्ब कर लिया। आगे कितने गए? 100। इन 100 से फिर कितने बने? 300। हमने उसी प्रोसेस से एक्स्ट्रा बने हुए 200 को एब्जॉर्ब कर लिया। तो रिएक्शन का रेट कांस्टेंट Control। रहेगा, कंट्रोल्ड रहेगा। इस केस में जो एनर्जी है हम उसको अपने हिसाब से यूज करेंगे। हम उससे स्टीम बना लेंगे पानी की, स्टीम से स्टीम टरबाइन चलाएंगे, स्टीम टरबाइन से जनरेटर चलाएंगे और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाएगी। तो ये किसके अंदर यूज होता है? न्यूक्लियर पावर प्लांट एंड रिएक्टर में। अब आप मुझे देखकर बताओ इस चैप्टर में क्या क्या बचता है तुम्हारे हिसाब से? इस पेज पर है सब कुछ। सर ये खत्म हो गया मतलब चैप्टर आज ही? नहीं, चैप्टर में कुछ बचता है भाई, इस पेज के ऊपर है बहुत कुछ। रेडियो एक्टिविटी। नहीं, हमें वो एक अलग टॉपिक है, छोटा सा, बहुत ही छोटा सा। वो वही है जो केमिस्ट्री में भी पढ़ाया गया। मैं तो रिवाइज करवाऊंगा आपको। न्यूक्लियर इसमें हमें एनर्जी पढ़ना है लेवल्स। न्यूक्लियर रिएक्टर की कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग, दैट्स ऑल। मेनली हमारे को यही पढ़ना है। और उसके बाद अल्फा डीके, बीटा डीके, गामा डीके के बारे में 2-2 मिनट का काम है, वो पढ़ना है। और रेडियो एक्टिविटी केमिस्ट्री वाली करनी है। तो अगर पूरी 1 घंटे की क्लास हुई तो नेक्स्ट क्लास जब भी होगी ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। पर आज तुम्हारी उम्मीद से बहुत ज्यादा काम हुआ है। इसको एक बार रीडिंग कर लेना, नहीं तो 3-4 दिन 10 दिन के बाद करोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। जबकि है बड़ा ही आसान काम। ये इतना आसान काम है कि अगर हम चाहें तो इसको 10th क्लास के लेवल पे करवाया जा सकता है। ठीक है? सर वो सॉडी फजान वाला नहीं आ रहा? क्या नहीं आ रहा? सॉडी फजान डिस्प्लेसमेंट वाला। नहीं, मेरा ख्याल है वो नहीं आ रहा। फिर भी एक बार सिलेबस तुम चेक कर लेना। अगर कोई भी मेरे देखो, जैसे ही मेरी तरफ से एक चैप्टर खत्म होता है ना, तो आप लोग अपने हिसाब से कहीं से भी, चाहे स्कूल के सिलेबस को, चाहे तुम्हारे पास कोई सिलेबस है, चेक कर लो। कोई टॉपिक अगर बचता है तो मेरे से पूछ लेना। ओके सर। ठीक है? अब आज तुम इसको जितना करवाया है इतने को जरूर पढ़ लेना, ताकि अगली क्लास में तुम्हें समझ में आ सके। मैं कोशिश करूंगा इकट्ठी, मेरे को ना चैनल बदलना था, जिस वजह से मैं बड़े दिन से वो अपलोड नहीं कर पा रहा था। पर कोई टेंशन मेरे को इसलिए नहीं थी क्योंकि पूरे का पूरा रे ऑप्टिक्स मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है। तो तुम्हें मेरी क्लास नहीं देखनी थी, तुम्हारे पास सारी, सिर्फ एक इसकी वीडियो जो थी लास्ट क्लास की मिसिंग थी। रे ऑप्टिक्स सारा उस चैनल पर अपलोडेड है, वहां से अगर देखना चाहो तो देख सकते हो। ठीक है? यस सर। चलो, ओके, मिलते हैं जल्दी ही।